हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 7 JCERT बोर्ड मतलब झारखंड बोर्ड के बुक का भूगोल का लेसन 3 अध्याय 3 जो कि है स्थल रूपों का विकास। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपको मालूम है धरती कि जिस सतह पर हम रहते हैं वह गतिशील है। मतलब जिस धरती पे हम लोग रह रहे हैं, अभी इस धरती पे रह रहे हैं, वो गतिशील है, हमेशा गति करते रहता है। हम इसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं, जरा सोचना इस बारे में। हमारे हजारों वर्षों से मनुष्य यही सोचता था कि महाद्वीप अपनी जगह पर स्थिर है। जो महाद्वीप है, कितने महाद्वीप है, टोटल 7 महाद्वीप है, ठीक ना। तो वो हजारों वर्ष पहले मनुष्य सोचते थे कि महाद्वीप जो है वह, महाद्वीप किसको बोलते हैं, जो चारों ओर जल से घिरा हुआ रहता था, तो वह सोचता था स्थिर है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर की जो स्थिति है वह हमेशा से ऐसा नहीं था। जो अभी हम लोग देखते हैं महाद्वीप का स्थिति, वह पहले ऐसा नहीं था। सन 1912 ईस्वी में जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि लाखों वर्ष पहले सारे महाद्वीप एक साथ जुटे थे। इसका उल्लेख उन्होंने पेंजिया वृहद महाद्वीप कहा तथा सारे महासागर एक साथ थे जिन्हें पैंथालासा कहा। ये देखिए, ये यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। जो जितना भी महाद्वीप है, महाद्वीप मतलब स्थल वाला भाग, सब एक साथ है। देखो, इसको कहा जाता था पेंजिया, और जो जल वाला भाग है उसको पैंथलासा। और अभी वाला हम देखेंगे तो वो इस तरह है। अभी का हम देखेंगे तो पहले क्या था, पहले एक जगह पे था, ये सारा एक जगह पे था, ठीक ना। सब सोचता था जो महाद्वीप है वह स्थिर है। लेकिन अभी जब देख रहे हैं तो अभी इस तरह है, 7 महाद्वीप है। इसमें एशिया आ गया, यूरोप आ गया, अफ्रीका आ गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और आर्टिक और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप हो गया। देखो, सब अलग अलग हो गया है। एक इधर हो गया, अमेरिका इस साइड हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया जिसको अलग कर रहा है अटलांटिका महासागर, ठीक है। और ये सब अलग हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। लेकिन पहले किस तरह था, पहले इस तरह था, स्थल कृतिया एक ही जगह पे था, ठीक ना, सारा महाद्वीप। समझ में आ रहा है। तो जिसको जिसको एक वैज्ञानिक था, क्या नाम था, अभी पढ़े, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि लाखों वर्ष पहले महाद्वीप एक साथ जुड़ा था। तो स्थल वाला भाग को पेंजिया कहता था और जल वाला भाग को पैंथालासा कहता था, ठीक ना। तो पैंथालासा कहा। बाद में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण पेंजिया का विखंडन हुआ, ठीक ना। पृथ्वी का जो आंतरिक शक्ति जो था, किस कारण, भूकंप वगैरह जो शक्ति हुआ, इसके कारण पैंथालासा जो थी, पेंजिया जो था, कहाँ, पेंजिया का विखंडन शुरू हुआ और वर्तमान महाद्वीप एवं महासागर के रूप में ग्रहण किया। वर्तमान में जो अभी हम चित्र दिखाएं वो है, ठीक है। तो सर्वप्रथम पेंजिया का विखंडन अंगारा लैंड, ठीक है। पेंजिया का विखंडन किसमें हुआ था, अंगारा लैंड, ये याद रखना, अंगारा लैंड, ठीक ना। उत्तरी भाग मतलब ऊपर वाला भाग को उत्तरी कहते हैं। देखो, इधर कहेंगे पूरब, इधर कहेंगे पश्चिम, और ये उत्तर, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण, ठीक ना। ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण। तो यहाँ पे क्या है, अंगारा लैंड, ठीक ना। सर्वप्रथम पेंजिया जो ये वाला भाग था, इसका विखंडन किधर हुआ, उत्तर साइड हुआ, मतलब ऊपर साइड हुआ, उत्तरी भाग पे हुआ, अंगारा लैंड। और गोंडवाना लैंड, ठीक ना, गोंडवाना लैंड जो कि दक्षिण वाला भाग का जो भाग है उसी को कहा जाता है गोंडवाना लैंड, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। और अंगारा लैंड का विभाजन से क्या क्या बना, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड से क्या क्या बना, अंगारा लैंड से बोला उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया का उत्तरी भाग, एशिया का सिर्फ उत्तरी भाग। जैसे यहाँ पे देखो, अंगारा लैंड से क्या क्या बन गया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया का उत्तरी भाग बोला, मतलब ऊपर वाला भाग, इतना भाग जो है ये तुम्हारा सब बोला कि बना, ठीक ना। ऊपर वाला भाग जितना भी बना, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का ऊपरी भाग, ठीक है, ये किससे बना था, अंगारा लैंड से। और ठीक है, एशिया का उत्तरी भाग का निर्माण हुआ। जबकि गोंडवाना लैंड का विखंडन से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। देख लेते हैं अभी भी फिर से कि ये है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ, ठीक ना, किससे, गोंडवाना लैंड से, ठीक है।
ये तुम्हारा पूरा पेंजिया था, तो ऊपर वाला जो भाग था उत्तरी भाग उसको बोल दिया अंगारा लैंड, और दक्षिणी को भाग को बोल दिया गोंडवाना लैंड। इतना क्लियर है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जैसे बताया ना कि गोंडवाना लैंड मतलब दक्षिण वाला भाग जो है इसी से बना। तो इससे क्या क्या बना था, यहाँ पे बता रहा है कि गोंडवाना लैंड से बना था तुम्हारा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और यहाँ पे बोला कौन चीज कि प्रायद्वीपीय भारत मतलब भारत ये रहा, देखो ये छोटा सा दिख रहा है ना भारत है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब पेनिसुलर, ठीक ना, ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो त्रिभुजाकार वाला भाग है, ये जो तुम्हारा भाग है वो गोंडवाना लैंड का है। यही चीज कह रहा है कि गोंडवाना लैंड विखंडन के बाद उत्तरी अमेरिका हुआ, और प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का अंग है। प्रायद्वीपीय जो हमारा भारत है ना वो दोनों से बना है, उत्तरी भाग से भी और दक्षिणी भाग से भी, ठीक ना। बाद में आपस में एक साथ मिल गया है। तो गोंडवाना लैंड से नीचे वाला बना है, और ऊपर वाला भारत जो है वो तुम्हारा बना अंगारा लैंड से। क्लियर यहाँ तक। और हमारा राज्य झारखंड का छोटा नागपुर पठार भी, झारखंड का पठार भी तुम्हारा गोंडवाना लैंड का अंग है। क्लियर यहाँ तक। अब चलिए आगे जानते हैं कि भूपरपट्टी में कुछ बड़ी और कुछ छोटी प्लेटें हैं। भूपरपट्टी पिछले वाले कक्षा में हमने बताया था, पिछले वाले लेसन पे, अगर आपने से नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक ना। जो धीमी गति से गति करती है, ठीक है। इन प्लेटों की गति पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण होता है, ठीक ना। मैग्मा के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा तरंग के कारण होता है। प्लेट की सीमा क्षेत्र विवर्तनिकी मतलब टेक्टोनिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक ना। समझ में आ रहा है। प्लेट की सीमा क्षेत्र, जो अंदर में प्लेट रहता है उसका सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, विवर्तनिकी, जिसको टेक्टोनिक कहते हैं, इंग्लिश से क्षेत्र कहते हैं। गति के कारण इन प्लेट की सीमाओं में भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी प्रतिक्रियाएं होती है, ठीक है। गति के कारण जो पृथ्वी घूमती है, जिसके कारण प्लेटों के सीमाओं पर भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं होती रहती है। इस क्रियाओं के कारण पर्वत पठार जैसी अनक स्थल रूप का विकास होता है। जैसे हम बता चुके हैं, अच्छा बताएंगे अभी ज्वालामुखी के बारे में कि कैसे बनता है। तो चट्टान के बारे में बताए थे कि चट्टान कैसे कैसे बनता है, अग्नि, ये सब बताए थे, पिछले वाला चैप्टर पे था, ठीक है। इन्हीं स्थल रूपों को बाह्य कारण कार्य करता है, इन्हीं स्थल रूपों पर बाह्य कार्य करता है और इसके स्वरूप में परिवर्तित कर विभिन्न प्रकार की भू दृश्य का निर्माण करता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि भूकंप ज्वालामुखी इस कारण से, मतलब अंदर के प्लेट जो पृथ्वी घूमती है, जिसके कारण अंदर जो प्लेट है उसके अगल बगल में किनारे सीमाओं पे भूकंप और ज्वालामुखी के कारण प्रतिक्रिया होता है और स्थल कृतियों का निर्माण होता है, यही कह रहा है। तो अब जानेंगे यहाँ पे क्या है। यहाँ पे क्या है, इस प्रकार धरातल पर दिखाई देने वाले स्थल रूपों का निर्माण दो बल के द्वारा होता है। मतलब धरातल मतलब क्या, जमीन पे जो देखते हैं, कहीं पहाड़ कहीं पर्वत, ये सब जो देखते हैं वो किस कारण होता है, वो दो बल जो कारण होता है। वो दो बल क्या है, अंतर्जनित बल और एक है बाहर जनित बल। तो ऐसे बल जो पृथ्वी के अंदर वाले भाग में उत्पन्न होते हैं उसको अंतर्जनित बल कहते हैं, ठीक ना, अंतर्जनित बल बोलते हैं। और जो बाह्य काम करता है मतलब वह बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बाह्य जनित कहते हैं। एक जमीन के अंदर होता है बल, ठीक ना, उसको अंतर्जनित कहेंगे, और जो पृथ्वी की सतह पे होगा उसको बाह्य जनित कहेंगे। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, उसको जान लेते पहले। तो यहाँ पे दिया है कि स्थल मंडल को प्रभावित करने वाले बल, जो बल स्थल मंडल को प्रभावित करते हैं, इस डायग्राम से आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे अंतर्जनित बल, जैसे क्या बोला कि पृथ्वी के अंदर भाग में जो बल कार्य करता है, तो कौन कौन सा बल है, आकस्मिक, पटल विकृत बल, पवन निर्माणकारी। तो आकस्मिक में आ गया भूकंप जो अंदर लगता है पृथ्वी के, उसके बाद ज्वालामुखी के कारण और भूस्खलन के कारण। क्लियर यहाँ पे। और बाहर जनित बल में आपर्दन और निक्षेपण। आपर्दन मतलब क्या, मिट्टी का कटा हुआ कहता है, निक्षेपण, आपर्दन और निक्षेपण। तो नदी हो गया, इसमें बाहर में काम कर रहा है, ठीक है। पवन जो है बालू को उड़ा के ले जाता है, चट्टान को तोड़ देता है। हिम नदी, समुद्र तरंग, ये सब तुम्हारा बाहर में काम कर रहा है, मतलब सतह पे काम कर रहा है। क्लियर यहाँ पे। अब हम जानेंगे वॉल्केनो के बारे में, मतलब
ज्वालामुखी कैसे काम करता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, इसको समझ लेते हैं। देखो क्या बताए थे, नीचे में रहता है मैग्मा, ठीक ना, मैग्मा रहता है और अंदर वाला भाग को मेंटल कहते हैं। मेंटल किसको कहते हैं वो पिछला क्लास में हम बताए हैं, जाके आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। उसका देखो ये जो नीचे रहता है ज़मीन के अंदर उसको मैग्मा कहते हैं और वह धीरे धीरे ऊपर उठ के बाहर निकल के जब बहने लगता है तो उसको लावा कहते हैं। क्लियर यहाँ पे। और जहाँ से निकलता है उसको बोलते हैं क्रेटर, ठीक ना। और यहाँ पे सिर्फ जो निकलता है लावा के साथ क्या रहता है, गैस रहता है, राख रहता है, बहुत कुछ रहता है, ठीक ना। ये निकासी मार्ग हो गया। तो चलिए जानते हैं वॉल्केनो के बारे में, आखिर कैसे काम करता है वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी, ठीक है। तो ज्वालामुखी का तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर उपस्थित उस छिद्र या दरार से है। ज्वालामुखी का तात्पर्य पृथ्वी पर स्थित वह छिद्र मतलब छेदा या फिर दरार, ठीक है, समझ में आ रहा है। दरार से है जिससे होकर गर्म लावा, ठीक ना, गैस, पत्थर के टुकड़े एवं धूल आदि निकलते हैं। क्लियर यहाँ पे। और इस छिद्र का संपर्क भूगर्भ, भूगर्भ तो समझ में आ रहा है जमीन के नीचे से, ठीक ना, भूगर्भ से एक पतली नली से होता है, ठीक है, जिससे ज्वालामुखी नली कहते हैं, वेंट कहते हैं, ज्वालामुखी नली कहते हैं, जिसका संबंध एक नली से होता है। भूगर्भ से तुम्हारा लावा निकलता है, ठीक ना, भूगर्भ से तुम्हारा मैग्मा निकलता है, सॉरी मैग्मा निकलता है, वो जब बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहा जाता है, ठीक ना। तो वो किसके थ्रू आता है, एक ज्वालामुखी नली के थ्रू आता है, ठीक ना। इस नली ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। अभी बताएं कि क्रेटर कहते हैं मुंह को। देखो यहाँ पे ये जो मुंह रहता है जहाँ से निकलता है उसको क्रेटर बोला जाता है, ठीक। अब यहाँ पे है कि जब धसाव या अन्य कारणों से ज्वालामुखी का मुंह का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उससे कल्डेरा कहते हैं, ठीक ना। वही क्रेटर को कल्डेरा कहते हैं जब किसी कारण उसका मुंह बड़ा हो जाता है, ठीक। अब जानेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, इसको समझना अच्छा से, ठीक ना। ज्वालामुखी के प्रकार, तो उदागर की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। उदागर के मतलब विस्फोट के कारण जैसे निकलता है, किस उसके अनुसार 3 भाग में बांटा गया है। ये सब जानना जरूरी है, पढ़ना क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि आगे चल के यदि आप कंपटीशन लाइन पे गए, कोई एग्जाम दिया रेलवे का या फिर एसएससी जीटी वगैरह फौज का, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन पूछता है। क्लास 6 से 10 के बीच में ही ये सारा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे जाके आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए अभी समझ लीजिए अच्छा से। तो जिन ज्वालामुखी से, ठीक ना, सक्रिय ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, ठीक ना। आप जानते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय से नाम याद है आ रहा है कि सक्रिय वह जिंदा ही होगा, वह बहता ही होगा, उसी को सक्रिय जो काम कर रहा है, ठीक ना। तो जिन ज्वालामुखी से लावा एवं गैस सदैव निकला करते हैं उन्हें जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे अभी तुरंत हम बताएं कि कंपटीशन में काम आ सकता है, यही सारा क्वेश्चन पूछता है। किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो पूछ देगा कि कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। जैसे यहाँ पे दिया है कि इटली का एंटेना, ऐसे लिख देगा ऑप्शन में इटली का एंटेना, ठीक ना। इस तरह का 4 ऑप्शन दे देगा, जो सही होगा तो पहले ये जानेंगे तो ही ना होगा। बेसिक ये चीज़ है, ठीक ना, बेसिक जानना जरूरी है। तो कौन कौन सा ज्वालामुखी हम अभी बताएं कि वैसा ज्वालामुखी जो सदैव लावा या गैस निकलते रहता है उसको जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो इटली का एंटेना, ठीक ना, एटना, इटली का एटना ज्वालामुखी का नाम है। और स्ट्रोम्बेली, इटली का एटना और स्ट्रोम्बेली, यही 2 है इटली में, ठीक ना, जो सक्रिय है। और हवाई द्वीप का मोनालोआ, मोनालोआ, ठीक ना, मोनालोआ। और इक्वाडोर का केटोपिक्स, ठीक ना। और इक्वाडोर का कोटोपिक्स, कोटोपिक्स प्रमुख उदाहरण है किसका, सक्रिय ज्वालामुखी का। क्या क्या नाम बताएं, इटली का एटना और स्ट्रोम्बेली, हवाई द्वीप का मोनालोआ और इक्वाडोर का कोटोपिक्स, ठीक है। ये सारा किसका उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी। ये सब अभी भी है, ठीक ना। इटली में एक है, एक हवाई द्वीप में है और एक इक्वाडोर में, ठीक ना। अब जानेंगे दूसरा ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक ना। तो दूसरा में है प्रक्षिप्त ज्वालामुखी, ठीक ना, प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब जानते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, ठीक ना। 3 तरह का ज्वालामुखी होता है, एक जान चुके हैं। अब जानते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो ऐसे ज्वालामुखी उदागर के बाद शांत पड़ जाते हैं, ठीक ना। एक ऐसा ज्वालामुखी होता है जो एक बार फटा उसके बाद शांत पड़ गया, उसमें पुनः उदागर के लक्षण
दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक ना, उसमें दिखाई नहीं देगा कि अब ये फटेगा या नहीं फटेगा, लेकिन अचानक विस्फोट या उजागर होने लगता है, फिर अचानक वह विस्फोट हो जाता है। प्रसुप्त मतलब जब उसका मन उठता है, ठीक ना, फिर सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर सो जाएगा, ऐसा होता है, उसको बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। कभी फटा फिर शांत हो गया, फिर कब मन हुआ इसका फट गया, ठीक है ना। तो इसका उदाहरण क्या है, इटली का विसुवियस, इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का क्रोकोटोआ, ठीक है ना, क्राकोटोआ, इंडोनेशिया का क्राकोटोआ विश्व के प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्लियर हो गया। अब एक लास्ट ज्वालामुखी जो है वो है शांत ज्वालामुखी, ठीक ना। तो ऐसा ज्वालामुखी का उदागर पूर्व तथा समाप्त हो जाता है, उदागर पूर्व तथा समाप्त हो जाता है, इसके मुंह में जल आदि भर जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ज्वालामुखी का उद्गार पूर्व तथा समाप्त हो जाता है, मतलब ऐसा ज्वालामुखी जो होता है कि हाँ अब फटेगा फटेगा, लेकिन फटने से पहले वह समाप्त हो जाता है। और समाप्त हो गया मतलब हमेशा के लिए समाप्त हो गया, बस बंद हो गया, नीचे का जो मैग्मा है वो हो जाता है जल के, ठीक ना। तो उसी को बोलते हैं स्वांत ज्वालामुखी, जो कभी फटता ही नहीं है। वह ज्वालामुखी मुंह तो बना लिया, क्रेटर तो बना लिया, लेकिन वह फटा ही नहीं, वो अंदर ही अंदर शांत हो गया, अंदर ही अंदर चट्टान बन गया, जो बताए चट्टान के चैप्टर में कैसे चट्टान बनता है, कभी कभी लवा अंदर ही ठंडा हो जाता है जिसके कारण चट्टान बन जाता है। तो उसी तरह शांत ज्वालामुखी जो बन तो गया लेकिन वह फटा नहीं, वह पहले समाप्त हो गया, और इसके मुंह पे पानी आदि भर जाते हैं तथा झील का निर्माण हो जाता है। उसके क्रेटर बताए थे, जो मुंह पे है यहीं पे क्रेटर, इसी में ही पानी जम जाता है और वहाँ पे झील बन जाता है। इसमें पुनः उजागर की संभावना नहीं रहती है, ठीक ना। ऐसा कौन कौन सा ज्वालामुखी है, तो अफ्रीका का कलिमंजारो, अफ्रीका का कलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा, ठीक ना, माउंट पोपा, दक्षिण अफ्रीका का चिम्बेरेजो, ठीक ना, और दक्षिण अफ्रीका का चिम्बेराजो विश्व का प्रमुख शांत और मृत ज्वालामुखी है, ठीक ना। कौन कौन है, अफ्रीका का कलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा, दक्षिण अफ्रीका का चिम्बेराजो विश्व का प्रमुख शांत और मृत ज्वालामुखी है। अब समझ में आ गया तीन ज्वालामुखी क्या क्या होता है। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा बहते रहता है, ठीक ना, लावा फेंकते रहता है, और एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, कभी कभी फटता है शांत हो जाता है, फिर फटता है शांत हो जाता है, ठीक ना, और एक होता है शांत ज्वालामुखी जिसमें कभी नहीं फटता है, जो कभी नहीं फटता है उसको बोलते हैं, ठीक ना। इतना तक क्लियर हो गया। अब आगे क्या लिखा है, ज्वालामुखी उदागर के प्रमुख, ज्वालामुखी उदागर के कारण धरातल पर ज्वालामुखी पर्वत, लावा पठार, गर्म जल झरने, ठीक ना, कल्डेरा आदि का निर्माण होता है। भारत का ढक्कन, ठीक ना, भारत का ढक्कन जो भाग है, नीचे वाला भाग है लावा पठार, तथा झारखंड का राजमहल पहाड़ी का निर्माण लावा पठार से हुआ, लावा पठार से हुआ है, मतलब क्या, लावा जब निकल जाता है तो उससे जो पठार बनता है, पहाड़ी बनता है, उसी से हुआ है। तो राजमहल की पहाड़ी झारखंड के साहेबगंज जिले संथाल परगना में स्थित है। क्लियर। अब जानेंगे भूकंप के बारे में कि भूकंप कैसे होता है। तो आप जानते हैं भूकंप के बारे में कि भूकंप कैसे होता है। तो भूकंप आखिर किसको कहते हैं कि पृथ्वी की सतह के कंपन को ही भूकंप मतलब अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। किस कारण होता है, प्लेटों की गति, ज्वालामुखी उदागर, भूपटल भ्रंश, जलीय भार आदि भूकंप के कारण है। अब जलीय भार मतलब क्या, कहीं डैम बना दिया तो वहाँ संतुलन हो गया, आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक ना, ये सारा चीज। इसमें सबसे प्रमुख कारण क्या बताया, प्लेटों की गति, अर्थात प्लेट विवर्तनिकी क्रिया है, ठीक ना, प्लेट जो आपस में गति करते हैं जिसके कारण भूकंप ज़्यादा होता है, ठीक है। वर्तमान समय में, अब देखो, वर्तमान समय में बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है, ठीक ना, निर्माण के कारण मतलब बड़ा बड़ा डैम बना दिया, जिसके कारण क्या हो गया, भू असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गया। मतलब एक जगह जब हम पानी को रोक लेते हैं, पानी का क्या काम है, बहाव होते रहता है तो संतुलन बना रहता है, लेकिन एक जगह जब रोक लेते हैं तो वहाँ पे स्थिरता बन जाती है जिसके कारण भूकंप होता है, ठीक है। तो भू असंतुलन की समस्या उत्पन्न होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, महाराष्ट्र का कोयना में 1967 ईस्वी में आया भूकंप का कारण कोयला जलाशय को माना गया है, ठीक ना। अब देखते हैं आगे। तो आगे कह रहा है कि धरातल के नीचे वह स्थान जहां कंपन की घटना आरंभ होती है उद्गम केंद्र या फोकस कहलाते हैं, जहां से भूकंप स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे
एकदम केंद्र में, उसको क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र, ठीक ना। फिर यहाँ से कंपन स्टार्ट हुआ, फिर धीरे 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 फैलने लगा, ठीक ना, भूकंपीय प्लेट के कारण, ठीक है। तो उद्गम के केंद्र के ठीक ऊपरी सतह पर भूकंप का अनुभव सर्वप्रथम होता है। तो वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ से स्टार्ट होने का जिस सतह पर ऊपर में जिस सतह पर केंद्र का थी भूकंप का अनुभव हुआ, उसको क्या कहते हैं, अभिकेंद्र कहलाता है। अभिकेंद्र के आसपास भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक होती है और अभिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता कम होती जाती है, ठीक ना। एकदम केंद्र के पास जो पहला स्थान भाग मिलता है उसको अभिकेंद्र बोलते हैं। यहाँ के आसपास वाले क्षेत्र पे भूकंप थोड़ा ज्यादा होता है और फिर जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो भूकंप की तीव्रता कम होता जाता है, ठीक ना। अब आगे है भूकंपित तरंग, इसके बारे में जान लेते हैं। भूकंपित तरंग, तो भूकंप के समय 3 प्रकार का ऊर्जा तरंग उत्पन्न होती है, ठीक ना। कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। इन्हीं ऊर्जा तरंगों से जान माल की हानि होती है और ये भूकंपित तरंग है। पर तरंग मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज हम किसी तालाब में पत्थर मारेंगे तो एक लहर उत्पन्न होता है ना, उसी को बोलते हैं तरंग। तो अर्थ में भी जब लहर उत्पन्न होता है तो उसको तरंग बोला जाता है। वो लहर उत्पन्न होगा तो सबको तो हिला ही देगा ना। तो यहाँ पे जानते हैं कितने प्रकार के तरंग बताएं, 3 प्रकार के तरंग बताएं। एक बताएं अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और तीसरा है पृष्ठीय। तो अनुदैर्घ्य या प्राथमिक, जिसको पी तरंग कहते हैं, पी मतलब प्राइमरी मतलब प्राथमिक, ठीक ना, पी तरंग कहते हैं, यह सबसे अधिक तीव्र होती है। और अनुप्रस्थ, जिसको एस मतलब सेकेंडरी मतलब द्वितीय तरंग कहते हैं, इसकी गति पी तरंग से कम होती है। और पृष्ठ तरंग मतलब जो पृष्ठ पे पड़ता है जमीन की सतह पे, जिसको एल तरंग धरातलीय तरंग मतलब लॉन्गिट्यूडल तरंग कहते हैं, तो इसकी गति सबसे कम होती है। देखो अब एकदम धीरे 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 तरंग होगा तो क्या होगा, ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो सर्वाधिक हानि इसी तरंग से होती है। यहाँ तक क्लियर। तो देखो अब यहाँ पे कुछ जानने योग्य बात कहा है, ये सब जानना बहुत जरूरी है, ये सब दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अगर जैसे आप एसएससी जीडी मतलब जिसमें फौज का पैरामिलिट्री फोर्स का थी निकलता है, वैकेंसी निकलता है, तो उसमें ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से पूछा जाता है। जैसे अब बोल देगा कि यहाँ पे पहले पढ़ लेते उसका समझाते किस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है उस सब में। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिस्मोलॉजी से किसका अध्ययन होता है, और ऑप्शन दे देगा तरंग का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन, ठीक ना, उसमें टिक लगाना रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ये सारी चीज बता दे रहे हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र का नाम भी पूछ सकता है। तो भूकंप की तीव्रता को नापने का यंत्र क्या है, भूकंप लेखी, ठीक ना। ये सब कंपटीशन में पूछता है जब आगे 10 पास करके आप कोई फॉर्म भरोगे तो भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल से होता है, ठीक ना। ये यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आगे भूकंपीय, यहाँ पे लिखा है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र, आप जानेंगे भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, कहाँ पे है। तो विश्व का भूकंप प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र है, ठीक ना। प्रशांत महासागर समझ में आ ही रहा होगा, तो नहीं आ रहा तो समझा देते हैं। ये वाला भाग, ये वाला, इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर, इस साइड और इस साइड। अब देखो पृथ्वी तो ऐसे गोल है, ठीक ना, गोल है, इसको काट के ऐसे इथी कर दिया या फिर इधर से काट दिया, तो इस साइड वाला प्रशांत और इस साइड वाला प्रशांत, ठीक ना, दोनों एक ही है। अब एक मत समझ लेना, इस साइड वाला को भी प्रशांत कहते हैं, इस साइड वाला को भी प्रशांत महासागर कहते हैं, दोनों एक ही ऐसे मिला हुआ, ठीक ना, ऐसे कट गया है वो, ठीक है। चलिए आगे, आगे क्या है, कहाँ थे, यहाँ प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र तथा मध्य महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र है जहाँ पे भूकंप सबसे ज्यादा होता है। प्रशांत परिमेखना को ज्वालामुखी या भूकंप की अधिकता के कारण अग्निमेखला मतलब रिंग फायर भी कहा जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। इसी क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आ जाता है, जापान आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, चिली आदि प्रमुख भूकंपीय प्रभावित देश है। इसी क्षेत्र में वो सारा देश है, ठीक ना, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा भूकंप आता है। तो जापान में क्या होता है, बांस का लकड़ी का घर बनाया जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं। तो मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला मतलब जहाँ पे भूकंप क्षेत्र जहाँ पे है, ठीक ना, श्रृंखला का विस्तार म्यांमार में कहाँ पे है, म्यांमार में अरकान योमा पर्वत से लेकर
भूमध्य सागर तक है, ठीक है। और भारत में हिमालय पर्वत प्रदेश इसी के अंतर्गत आता है, इसलिए हिमालय वाला भाग में ज़्यादा भूकंप आता है। तो भारत के हिमालय प्रदेश तथा गंगा का मैदान प्रमुख भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। क्लियर यहाँ तक। अब जानेंगे भूकंप से बचाव, कि भूकंप से कैसे बचाया जा सकता है अपने आप को, ठीक ना। तो भूकंप से बचाव का उपाय 3 स्तर पर करना चाहिए। कौन कौन सा स्तर है? भूकंप से पहले, भूकंप के दौरान और भूकंप आने के बाद। तो जानते हैं भूकंप आने से पहले इस चरण में आपातकालीन योजना बनाना, घर को सुरक्षित स्थानों पर पहचान, ठीक ना, घर का सुरक्षित स्थानों की पहचान। घर में कौन कौन सा स्थान सुरक्षित है, जैसे मेज, पलंग के नीचे, दीवार का कोना, दरवाजे के पास। घर की बीमा पॉलिसी करना, यदि घर टूट गया तो बीमा के थ्रू क्या आर्थिक मदद मिल जाएगी। और समय समय पर विशेषज्ञों के द्वारा घर की नींव की जांच करानी चाहिए। और आगे है भूकंप के दौरान क्या क्या करना चाहिए। इस दौरान, इस समय मकान के अंदर है तो सुरक्षित स्थान पर रहिए, घर से बाहर है तो खुली जगह पर जाएं, समुद्र के किनारे में तो ऊंची जमीन की तरह जाइए, ठीक ना। समुद्र के किनारे में है, समुद्र के किनारे हैं तो ऊंची जमीन की तरफ जाए, वाहन चला रहे हैं तो खुली जगह पर जाइए। अब जानते हैं भूकंप के बाद क्या करना चाहिए। तो स्थानीय रेडियो एवं दूरदर्शन केंद्रों का प्रसारण सुनिए, चोट लगी हो तो प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त कीजिए, बिजली की आपूर्ति बंद कीजिए, क्षतिग्रस्त इमारत में है तो बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। अब जानने योग्य बात क्या है, जानने योग्य बात चलो जान लेते हैं। हमारा राज्य झारखंड भूकंप की दृष्टिकोण से बहुत कम प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भूकंप नहीं आता। भूकंप आता भी है तो महसूस ज़्यादा सा होता है, कुछ होता नहीं है। राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित गोड्डा एवं साहेबगंज जिला की मुख्य रूप से भूकंप प्रभावित क्षेत्र है ना। कौन कौन सा जिला है झारखंड का? साहेबगंज और गोड्डा, ठीक ना, साहेबगंज गोड्डा। चलिए अब जानते हैं भूकंप। भुज का भूकंप के बारे में जान लेते हैं। तो 26 जनवरी 2001 की सुबह 8:45 ठीक ना, गुजरात के भुज शहर में, ठीक ना, गुजरात के भुज शहर में 6.9 तीव्रता वाला भूकंप आया। इससे ऊंचे ऊंचे इमारत गिर गए, संचार एवं बिजली की आपूर्ति बंद हो गई, यातायात व्यवस्था भंग हो गई, शहर में लगभग सारे घर मलबे में बदल गए। भूकंप का अभिकेंद्र भुज में था, भुज जो था अभिकेंद्र भुज में था, ठीक ना। 5,000 से ज़्यादा लोग मर गए और 5 लाख से ज़्यादा लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। भुज, राजकोट और अहमदाबाद में जन धन की व्यापक क्षति हुई। इस भूकंप का मुख्य कारण इंडियन प्लेट का उत्तर की ओर गति करना था, ठीक ना। अब है स्थल कृतियाँ। स्थल कृतियाँ वीडियो लंबी बन रही है तो आज यहीं तक हम रहने देते हैं। अब अगला वीडियो में आपको मुख्य स्थल कृतियाँ बता दिया जाएगा, ठीक ना। अगर मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।